जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का हमारा ये जो डीप डाइव है ना, वो एक बहुत ही खास एजुकेशनल सेशन होने वाला है। बिल्कुल। और आज हमारे पास पूरे 15 स्लाइड्स का एक बहुत ही डिटेल्ड पीडीएफ है जिसका टॉपिक है छत्तीसगढ़ की राजनीतिक भूगोल। हाँ, और ये सीजीपीएससी, व्यापम और यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए एकदम 100% सटीक फैक्ट्स वाली मास्टर क्लास है। तो आज का रूल एकदम सिंपल है। आज हम स्लाइड 1 से लेकर स्लाइड 15 तक हर एक लाइन, हर एक बुलेट पॉइंट और हर एक डेटा को डिटेल में डीकोड करेंगे। कोई भी जानकारी छूटने वाली नहीं है। सही कहा आपने। और देखिए, मेरी भूमिका यहाँ सिर्फ इन तथ्यों को पढ़ना नहीं है। मैं ये समझाऊंगा कि ये फैक्ट्स परीक्षा और इस राज्य की समझ के लिए आखिर जरूरी क्यों हैं। बिल्कुल। मतलब लेट्स क्रैक इट का असली मतलब सिर्फ रटना नहीं होता, चीजों को समझना होता है। एकदम सही। तो चलिए, अब हम स्लाइड 1 देख रहे हैं। ये बस हमारा टाइटल स्लाइड है, तो इसे हमने समझ लिया। अब सीधे स्लाइड 2 पर आते हैं। जी। तो इसमें पहली लाइन लिखी है कि 1 नवंबर 2000 को राज्य का गठन हुआ और ये भारत का 26वां राज्य बना। बिल्कुल। और ये डेट एग्जाम्स में बहुत बार डायरेक्ट पूछी जाती है, 1 नवंबर 2000। हाँ, फिर अगला पॉइंट है कि ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से को अलग करके बनाया गया और इसके लिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 लाया गया था। जी। अब देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर इस नए राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। हाँ, यही मेरा भी सवाल था। मतलब मध्य प्रदेश से अलग करने का क्या लॉजिक था? देखिए, इसका मुख्य कारण था क्षेत्रीय विकास में असमानता। उस समय सारा फोकस भोपाल के आसपास होता था, जबकि सारे संसाधन इस दक्षिण पूर्वी बेल्ट में थे। अच्छा। और दूसरा बड़ा कारण था छत्तीसगढ़ की अपनी एक अनूठी सांस्कृतिक विशिष्टता और आदिवासियों की लंबे समय से चली आ रही अलग राज्य की मांग। चलिए अब स्लाइड 3 पर चलते हैं। यहाँ भारत में इसकी स्थिति बताई गई है। ये भारत के मध्य पूर्व या कह लें सेंट्रल ईस्ट भाग में है। राइट। और अक्षांश यानी लैटिट्यूड देखें तो ये 17 डिग्री 46 मिनट नॉर्थ से 24 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ तक है। और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड 80 डिग्री 15 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 20 मिनट ईस्ट तक है। बिल्कुल। और इसी स्लाइड में एक बहुत भारी शब्द लिखा है, भू आवेष्टित। हाँ, लैंडलॉक्ड। तो इसका सिंपल सा अर्थ यही है ना कि इसकी कोई भी सीमा समुद्र या किसी दूसरे देश को नहीं छूती है। एकदम सही। ये चारों तरफ से सिर्फ जमीन और दूसरे राज्यों से घिरा है। और इसी से हम स्लाइड 4 पर आ जाते हैं। हाँ, स्लाइड 4 में इसके पड़ोसी राज्यों की बात है। तो कुल 7 राज्य इसे घेरते हैं। मैं डेटा ब्रेकडाउन पढ़ती हूँ। उत्तर में उत्तर प्रदेश है, उत्तर पूर्व में झारखंड है, पूर्व में ओडिशा है और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि ये सबसे लंबी सीमा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे लंबी सीमा ओडिशा के साथ। जी। फिर दक्षिण में आंध्र प्रदेश है जो सबसे छोटी सीमा बनाता है। दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना, पश्चिम में महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश है। तो इसका जितना भी व्यापार और ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरह से इन्हीं 7 पड़ोसी राज्यों पर निर्भर करता है। बिल्कुल। तो बाहर का ढांचा तो समझ आ गया। अब राज्य के अंदर प्रशासन कैसे चलता है वो देखते हैं। जी बताइए, क्या है इसमें? यहाँ प्रशासनिक विभाजन दिया है। राज्य में कुल 5 संभाग या डिवीजन है। उत्तर में सरगुजा, मध्य उत्तर में बिलासपुर, पश्चिम में दुर्ग, मध्य में रायपुर और दक्षिण में बस्तर। बिल्कुल। और इसी में आगे लिखा है कि कुल जिले 33 है, तहसीलें 227 से अधिक हैं और विकास खंड 146 है। ये जो 146 विकास खंड वाला डेटा है ना, ये स्टूडेंट्स एकदम रट लें। हाँ, अब स्लाइड 6 पर आते हैं। ये राजधानी और प्रमुख शहरों के दिलचस्प उपनामों के बारे में है। रायपुर मुख्य राजधानी और प्रशासनिक केंद्र है, लेकिन बाकी शहरों की भी अपनी एक अलग पहचान है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक ही घर में अलग अलग काम के लिए अलग अलग मुखिया हों। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। तो डेटा ये है कि बिलासपुर न्यायधानी है क्योंकि वहाँ हाई कोर्ट है। दुर्ग भिलाई औद्योगिक और शिक्षाधानी है। राइट। कोरबा ऊर्जाधानी या पावर कैपिटल है और जगदलपुर जनजातीय संस्कृति का केंद्र है। देखिए, ये विकेंद्रीकरण का बहुत शानदार मॉडल है। एक ही शहर पर सारा बोझ नहीं डाला गया है। अब जरा स्लाइड 7 के आंकड़े देख लेते हैं। हाँ, स्लाइड 7 में क्षेत्रफल और जनसंख्या है। कुल क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का 4.11% है और देश में 9वें स्थान पर है। जनसंख्या लगभग 2.55 करोड़ है जो भारत का 2.11% है और ये 16वें स्थान पर है
जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इस स्लाइड में मेरा जो सबसे फेवरेट आंकड़ा है ना, वो है लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। हाँ, वो यहाँ 991 लिखा है, जो पूरे देश में 5वें स्थान पर है। बिल्कुल, 991 बहुत ही सकारात्मक आंकड़ा है और ये सीधा राज्य की जनजातीय संस्कृति में महिलाओं के मजबूत स्थान को दर्शाता है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और यही बात हमें सीधा राज्य के जनजातीय प्रभाव की ओर ले जाती है, क्योंकि वो जनजातीय क्षेत्र के बारे में ही है। हाँ, वो लिंक करना जरूरी है। तो स्लाइड 11 में लिखा है कि राज्य की आबादी का 30.62% हिस्सा जनजातीय है। प्रमुख बेल्ट बस्तर और सरगुजा है। राइट। फैक्ट्स में ये भी है कि गोंड सबसे बड़ी जनजाति है, अन्य में बैगा, उरांव, हल्बा और माड़िया शामिल हैं। अब इसका महत्व समझिए। संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत ये संरक्षित क्षेत्र हैं और पेसा एक्ट के तहत यहाँ स्थानीय ग्राम सभाओं को विशेष प्रशासनिक अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल, स्लाइड 8 में सीटों का बंटवारा है। हाँ, यहाँ डेटा है कि विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिसमें एसटी 29, एससी 10 और अनरिजर्व्ड 51 है। अब आप खुद सोचिए, 90 में से 29 सीटें एसटी वर्ग के लिए हैं। और लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें एसटी 4, एससी 1 और अनरिजर्व्ड 6 हैं, और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। तो राजनीति का ढांचा तो क्लियर हो गया। हाँ। अब अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर बात करते हैं। स्लाइड 9 पे क्या है? स्लाइड 9 प्रमुख नदियों और अपवाह तंत्र के बारे में है। यहाँ लिखा है कि राज्य की जीवन रेखा और सबसे बड़ा अपवाह तंत्र महानदी है। और दक्षिण यानी बस्तर संभाग की प्रमुख नदी इंद्रावती है। हाँ। अन्य नदियों में शिवनाथ, हसदेव, रिहिंद और शबरी शामिल है। नदियां तो हो गईं। अब स्लाइड 10 से अर्थव्यवस्था का दूसरा पहलू समझते हैं, जो कि खनिज संपदा है। हाँ, स्लाइड 10 में खनिज डेटा दिया है। कोयला कोरबा और सरगुजा में है। लौह अयस्क बैलाडीला और दंतेवाड़ा में है, जो कि विश्व स्तरीय लोहा है। बैलाडीला का लोहा दुनिया के सबसे बेहतरीन लोहे में गिना जाता है। अरे वाह! और एक बहुत ही विशेष तथ्य है, टिन उत्पादन में छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र उत्पादक राज्य है। मतलब 100% मोनोपोली है यहाँ। बिल्कुल, पूरे देश को टिन यहीं से मिलता है। इसके अलावा बॉक्साइट और हीरा जशपुर और गरियाबंद में मिलते हैं। मुझे यहाँ स्लाइड 6 याद आ रही है, जहाँ हमने दुर्ग भिलाई को औद्योगिक राजधानी कहा था। हाँ, बिल्कुल। तो यही खनिज भिलाई स्टील प्लांट और बाल्को जैसे उद्योगों का आधार होंगे ना। एकदम परफेक्ट लिंक किया आपने। यही खनिज उन बड़े प्लांट्स को चलाते हैं। चलिए अब स्लाइड 12 देखते हैं। इसमें कुछ विशेष तथ्य हैं। महानदी बेसिन की उपजाऊ मिट्टी के कारण इसे धान का कटोरा कहा जाता है जी। और राज्य का आकार सी हॉर्स यानी दरियाई घोड़े जैसा है। हाँ। और इसी स्लाइड में एक बहुत ही जरूरी भौगोलिक विश्लेषण है। कौन सा? वो कर्क रेखा वाला। हाँ। कर्क रेखा 4 उत्तरी जिलों से गुजरती है। हाँ। और मानक समय रेखा यानी IST 7 जिलों से गुजरती है। अच्छा। और इनका जो क्रॉस पॉइंट है ना, जहां ये एक दूसरे को काटती हैं, वो कोरिया या सूरजपुर जिले में है। यह परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको स्टूडेंट्स एकदम रट लें। अब स्लाइड 13 देखते हैं। ये क्विक फायर वन लाइनर्स हैं। मैं इन्हें तेजी से पढ़ती हूँ। जी बताइए। सबसे गर्म स्थान जांजगीर चांपा है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबुझमाड़। सबसे बड़ा संभाग बस्तर है और सबसे छोटा संभाग दुर्ग है। और सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, जो 1225 मीटर ऊंची है और बलरामपुर में है। ये सारे फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं। एक सीक्रेट टिप देता हूँ, इन तथ्यों से CGPSC में सीधे प्रश्न आते हैं। बिल्कुल। अब हम स्लाइड 14 पर आ गए हैं, जो कि समरी है। तो आज हमने राज्य का गठन, उसका विस्तार, प्रशासन, राजनीति, भूगोल और अर्थव्यवस्था के मुख्य बिंदु बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं। हाँ, एक एक लाइन हमने डिकोड कर दी है। और अब हमारी आखिरी स्लाइड, स्लाइड 15। अगर आपको इस क्लास के PDF नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।